हेलो एवरीवन। अच्छा बेटा, कल हमने डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के हमने 3 क्लॉजेस डिस्कस करे थे, ए, बी और डी। आज हम बचे हुए आपके 2 क्लॉजेस डिस्कस करेंगे। एक है आपका क्लॉज सी और एक बचे है आपका क्लॉज ई। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल एक लिखना। सेक्शन 222 क्लॉज सी एंड, अब याद करना जरा, सेक्शन 46। याद करो, कैपिटल गेन चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि ये सेक्शन 46 हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं आपको ये सेक्शन 46 पढ़ाऊंगा। ये क्या था सेक्शन 46 में, लिख देता हूं। असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, assets distributed among shareholders on liquidation. Assets distributed among shareholders on liquidation not regarded as transfer. चलो, ये अभी लिख लिया है मैंने, अभी समझना शुरू करते हैं मेरा बेटा। आ जाओ, देखो बहुत ध्यान से ना मेरी बात समझनी है सबने। एग्जाम्पल लिखना, काफी सारी बातें हैं इसमें, देखना जरा। अच्छा, अब ना एक कंपनी है, एक कंपनी है और ये उस कंपनी के बेटा शेयर होल्डर्स हैं। ये उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पता है, इस कंपनी का हुआ लिक्विडेशन। क्या हुआ इस कंपनी का? लिक्विडेशन। ठीक है, अब बेटा लिक्विडेशन जब कंपनी का होता है ना, तो जनरली क्या होता है, पहले मैं वो बताता हूं आपको, सुनो। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो लिक्विडेटर क्या करता है, मार्केट में सारे असेट्स को रियलाइज करता है। रियलाइज करके जो पैसा आता है उससे सारी लायबिलिटीज की क्या करता है, पेमेंट करता है। बात समझ आई? अब देखना जरा, देखना ध्यान से। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, एक बात और, पहले मेरी बात सुनो, मैं दो बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। लिक्विडेटर क्या कर सकता है, सुनो। या तो असेट्स की मार्केट में सेल करे, सेल करके पैसा आए और पैसे से वो शेयर होल्डर्स की बचे क्या करे, पेमेंट करे। एक तरीका तो वो है। अच्छा, एक ना डायरेक्ट तरीका भी है। पहले असेट मार्केट में बेचे, बेच के पैसा आए, वो शेयर होल्डर्स को दे, तो बेटर क्या है, असेट ही सीधे किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को। बात समझ रहे हो? दो बातें हैं। या तो असेट्स को मार्केट में बेचा जाए, बेच के पैसा आए और उस पैसे से शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी जाए, एक तरीका। दूसरा, असेट बेचने की क्या जरूरत है, असेट ही सीधे किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को। तो मैंने आपको कहा दो चीजें हैं, या तो असेट्स सोल्ड इन मार्केट, या तो असेट की बताओ मार्केट में क्या करी जाए, सेल। सेल करके जो पैसा आए वो पैसा किसको दिया जाए, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, या फिर दूसरी बात क्या है, असेट बेचने की जगह वो असेट ही सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग पार्टनर्स। मतलब एक असेट, सॉरी, इन शेयर होल्डर्स, मतलब एक असेट किसी शेयर होल्डर को दे दो, दूसरा असेट किसी दूसरे को दे दो, अमंग शेयर होल्डर्स। तो मेरे ख्याल से सबको दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर हुआ। तो मुझे बताओ, पहले केस में लिक्विडेटर क्या कर रहा है,
असेट की मार्केट में सेल कर रहा है, सेल करके जो पैसा आ रहा है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर्स में, और दूसरे केस में असेट बेचने के बजाय असेट ही हमने किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स को। सुनना ध्यान से। अब पता है आपका सेक्शन 46, पहले मैं 222C पे बाद में आऊंगा, पहले सेक्शन 46 की जरा बात कर लूं मैं। सेक्शन 46 कहता है अगर लिक्विडेटर ने असेट मार्केट में बेचे तो बेचने को तो ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, और कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। तो मेरी बात सुनो, अगर लिक्विडेटर ने असेट बेचे मार्केट में तो याद रखना कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि सेल को ट्रांसफर बचे माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो कंपनी के हैंड्स में क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46। बात समझ आई? अब सुनो सेक्शन 46 अब एक बात और क्या कहता है, सेक्शन 46 एक बात और क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर लिक्विडेटर ने असेट मार्केट में नहीं बेचा बल्कि वो असेट सीधे किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स को, बेचने के बजाय शेयर होल्डर को असेट ही दे दिया। मतलब सुनो, ये असेट्स किसको दे दिए, शेयर होल्डर्स को। असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। तो याद रखना इसे बच्चे ट्रांसफर नहीं माना जाता है, नॉट अ ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है अंडर सेक्शन 46। इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 46। और देखो यही बात लिखी है मैंने, असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है, और नो कैपिटल गेन विल अराइज इन नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के हैंड्स में बचे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। तो दो बातें समझ आई। कंपनी क्या कर सकती है, या तो असेट को मार्केट में बेचेगी तो कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, क्योंकि सेल को ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। लेकिन असेट बेचने के बजाय अगर वो असेट शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए एज इट इज बिना बेचे, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 46, और कंपनी के हैंड्स में बचे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। मेरे ख्याल से कंपनी की बात क्लियर हुई सबको, पक्का? अब ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, ये तो हमने जो बातें करी ना, ये वाली दो बातें जो हमने करी, ये तो हमने बात करी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ये तो हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करा, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सबने सुननी है। पता है क्या, मेरी एक बात सुनो, यहां पर देखो, आओ जरा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन to the shareholders of a company on its liquidation to the extent of accumulated profits immediately before its liquidation whether capitalized or not। क्या कहा सेक्शन 222C ने? सुनो ध्यान से, यहां पर देखना सब, पता है बेटा सेक्शन 222C ने क्या कहा? सेक्शन 222C ने कहा अगर कंपनी असेट शेयर होल्डर्स को दे देती है ऑन लिक्विडेशन, मतलब
अगर कंपनी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन, तो कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया। इसे क्या मान लिया जाएगा? इसे मान लिया जाएगा कि आपने शेयर होल्डर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड। कैश में नहीं करा है, असेट्स के फॉर्म में करा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को असेट दिया तो कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफर नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर के हैंड में, शेयर होल्डर्स के लिए इसे डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C। लेकिन वही बात है, कितना डीम डिविडेंड माना जा सकता है? मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits whether capitalized or not। सब बताओ, सारा सीक्वेंस क्लियर हो रहा है तो मुझे बताओ, मैंने पहली बात कौन सी करी? अगर कंपनी असेट को मार्केट में बेचती है तो कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। अगर बेचने के बजाय असेट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 46। अच्छा, लेकिन शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 क्लॉज सी में, और कंपनी को इस पे क्या देना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा। कितना है इस पे? 15% का डीडीटी आपको देना पड़ेगा। समझ आई? तो पहली ये बात हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये बात हो गई। मेरे ख्याल से तीनों बातें क्लियर हुई। चलो ध्यान से, अभी केस खत्म नहीं हुआ है अभी। अब सुनो। अच्छा, अब मुझे ना एक बात बताना, ध्यान से सुनना। अब फोर्थ बात कर रहा हूं, मुझे एक बात बताना। कंपनी अपने जब असेट्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन लिक्विडेशन, कंपनी ने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स में ऑन लिक्विडेशन, तो बदले में, इन रिटर्न, बदले में शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते हैं बेटा? बदले में ये शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट्स दिए, बदले में बताओ शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते हैं? अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं वो कंपनी को। भाई एक बात बताओ, आपको पैसा मिल गया, आपको असेट्स मिल गए, तो शेयर्स जो आप होल्ड करते हो वो कंपनी को वापस नहीं लौटाओगे क्या? भाई कंपनी ने आपका पैसा लौटा दिया आपको, तो शेयर्स बदले में वापस कंपनी को नहीं लौटाओगे क्या? तो याद रखना, कंपनी जब शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये मैं आपको ना नीचे लिख के बता देता हूं, फोर्थ पॉइंट सुनो। देखो मैंने क्या कहा? कंपनी कंपनी शेयर होल्डर्स को बताओ क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? असेट्स। कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? असेट्स ऑन लिक्विडेशन। तो इसे तो ट्रांसफर माना नहीं गया है ना, इसे तो ट्रांसफर माना नहीं गया, और ट्रांसफर नहीं है तो कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन भी नहीं आता। खैर, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बदले में, इन रिटर्न, ये शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देंगे? अपने शेयर्स ट्रांसफर करेंगे। बदले में शेयर होल्डर्स
अपने शेयर्स वापस से किसके पास ट्रांसफर कर देंगे? कंपनी के पास। तो ये वाला केस ना एक तरीके से बच्चे एक्सचेंज का केस आ जाता है। भाई ऐसा है ना, मैंने असेट दिया, मैं कंपनी हूं, मैंने असेट दिया, बदले में मुझे क्या मिले? शेयर्स मिले। ठीक है, तो ये एक तरह से केस कौन सा है? एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम का। असेट्स के बदले शेयर। अब सुनो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शेयर होल्डर ने कंपनी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, और शेयर्स एक कैपिटल असेट होता है, तो शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन क्या कर जाएगा? अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई आपने अपने शेयर्स कंपनी को ट्रांसफर करे, बदले में कंपनी ने आपको अपने असेट्स दिए, तो शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। सुनो, दो बातों का बस जवाब देना है मुझे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी शेयर्स की, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ध्यान से, सिंपल बात, सिंपल। अच्छा मुझे पहले बताओ, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने क्या दिए? अपने शेयर, बदले में क्या मिले? असेट्स मिले। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी बेटा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सुनना सुनना, काम की बात एक पता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है। पता है क्या? आप ना पूरे फेयर मार्केट वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मान सकते। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू लेस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और उसका ना मुझे रीजन भी समझ आता है। पता है रीजन क्या है उसका? उसका रीजन समझो। भाई एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं। यहां पर देखना, ये देखो, सपोज ये देखो, ये जो असेट्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए थी। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट 3.5 लाख रुपए थे। तो पहले बताओ, क्या 5 लाख रुपए को डीम डिविडेंड माना जा सकता है या नहीं अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी? नहीं। मैक्सिमम कितने को माना जा सकता है? 3.5 लाख रुपए को डीम डिविडेंड माना जा सकता है अंडर 222 सी। अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, ये डीम डिविडेंड ऑलरेडी बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में क्या हो रहा है? टैक्सेबल हो रहा है। भाई एक ही पैसे पे आप दो बार टैक्स तो नहीं ले सकते ना। पहले आप अदर सोर्सेस हेड में टैक्स ले लो, दूसरा आप कैपिटल गेन हेड में टैक्स ले लो। एक ही इनकम पे आप दो जगह, दो हेड्स में तो टैक्स नहीं ले सकते ना। मुझे बताओ, इस 3.5 लाख पे कौन से हेड में टैक्स आ रहा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्स आ रहा है। वो अलग बात है कि अगर 10 लाख से ऊपर होगा तो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर होता तो अदर सोर्सेस हेड में तो टैक्सेबल होता। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई 3.5 लाख तो हम ऑलरेडी अदर सोर्सेस हेड में ले चुके हैं, तो कैपिटल गेन हेड में पूरा 5 लाख कैसे ले लें? बिकॉज दिस 5 लाख इंक्लूड्स 3.5 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड। तो हम कैपिटल गेन हेड में बेटा
कितना लेंगे? सिर्फ 1.5 लाख रुपए लेंगे। कितना लेंगे? 1.5 लाख रुपए। मैं लिख देता हूं यहां पर। हम कैपिटल गेन हेड में कितना लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख माइनस 3.5 लाख तो ऑलरेडी अदर सोर्सेज हेड में आ चुका है, तो कैपिटल गेन हेड में कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कुछ नहीं, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने शेयर्स ट्रांसफर करे तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो एक्चुअल है भाई, एक्चुअल में आपने जितने के खरीदे थे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो भी उनकी एक्चुअल, जितने के शेयर्स एक्चुअल में खरीदे थे शेयर होल्डर्स ने। बात बताओ, समझ आई सबको? तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अभी खत्म नहीं हुआ, अब एक लास्ट पॉइंट और है, फिफ्थ, और वो क्या है? शेयर होल्डर इन असेट्स की फाइनली क्या कर रहा है बताओ? सेल। भाई कंपनी ने तो असेट किसको दे दिया? शेयर होल्डर को, बदले में उससे शेयर्स ले लिए। अब शेयर होल्डर इन असेट्स की फाइनली बताओ क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हैंड्स में बेटा क्या आएगा? कैपिटल गेन। दो बातें फिर से मुझे बतानी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में वो असेट जितने का बिका, एक्चुअल सेल प्रोसीड्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट को बेटा क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट को क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले यहां इतना लिखो, पहले कॉपी करो इतना। ठीक है बेटा, तो इसमें मुझे बताओ, टोटल हमने सेक्शन 222 सी और सेक्शन 46 कंबाइंड हमने पढ़ा है। 5 केस पढ़े हैं हमने, 5 केस। कौन कौन से? स्टार्टिंग से मेरी बात सुनो। पहला, अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे असेट्स की मार्केट में सेल करती है तो कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। अच्छा, सेल करने के बजाय अगर कंपनी उन असेट्स की शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसे ट्रांसफर माना नहीं गया है अंडर सेक्शन 46, और कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन नहीं आता है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन को शेयर होल्डर्स के हैंड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222 सी, बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और इस डिविडेंड पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट दिया, शेयर होल्डर ने बदले में कंपनी को क्या दिए? अपने शेयर्स। तो शेयर होल्डर अगर शेयर्स ट्रांसफर करेगा कंपनी को तो शेयर होल्डर के हैंड्स में बेटा क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? जो भी उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी माइनस डीम्ड डिविडेंड। क्यों डीम्ड डिविडेंड माइनस क्यों किया? क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो चुका है। बात समझ आई? और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स की क्या मानी जाएगी? जो भी एक्चुअल थी। अच्छा, फिर अगर शेयर होल्डर्स ने फाइनली कभी इन असेट्स की मार्केट में सेल करी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? जितने की सेल करी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो भी उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी। बस ये 5 चीजें हैं। सेक्शन 46 भी कवर्ड और सेक्शन 222 क्लॉज सी भी कवर्ड बेटा आपका। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फिर आपको लास्ट सेक्शन कराता हूं मैं।
कर लिया बेटा सबने कॉपी? दो कॉपी कर लो ये, ठीक है। चलो बेटा, अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, सेक्शन 222 क्लॉज ई। सिंपल सा है, ध्यान से बस देखना मेरी बात। देखो सेक्शन 222 क्लॉज ई क्या कहता है। देखो उसने कहा एनी सम एडवांस्ड बाय अ कंपनी, और यहां पर पता है हम कौन सी कंपनी की बात करते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी की। एनी सम एडवांस्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एज अ लोन or advance which is in the nature of a loan to a shareholder holding not less than 10% voting power and having beneficial ownership। चलो मैं आपको समझाता हूं, आ जाओ बेटा, हेडिंग लिखो, सेक्शन 222 क्लॉज ई क्या कह रहा है। देखो इसने कहा एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और सुनो इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है जो होल्ड करता है मोर देन 10% वोटिंग पावर। पढ़ो, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर, यानी मोर देन इक्वल टू 10% वोटिंग पावर, जो होल्ड करता है 10% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसका एक शेयर होल्डर है जिसकी होल्डिंग उस कंपनी में 10% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा की है। अब सुनो, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने क्या करा, इस शेयर होल्डर को कुछ लोन दिया या कुछ एडवांस दिया, ठीक है, बात समझ आई? पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने ऐसे शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया जो उस कंपनी के 10% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा होल्ड करता है, तो हम इस लोन और एडवांस को बचे लोन और एडवांस नहीं मानेंगे, हम इसे डीम्ड डिविडेंड मान के चलेंगे अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई। क्योंकि पता है बहुत सी कंपनियां ना लॉ में जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा रही है। गवर्नमेंट कंपनी को अच्छी तरह पता है अगर हमने कैश दिया शेयर होल्डर को यह बोल के कि हमने डिविडेंड दिया है तो हमें देना पड़ जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और आपको अच्छी तरह पता है सेक्शन 222 ई में जो डिविडेंड है ना उसमें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15 की जगह 30% का है। तो सोच के देखो, अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर को कैश देती है, डिविडेंड देती है, तो कंपनी को अच्छी तरह पता है कि हमें डीडीटी देना पड़ जाएगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैश दे रही है लेकिन लेकिन डिविडेंड बोल के नहीं दे रही है, यह बोल के दे रही है कि हमने तो शेयर होल्डर को लोन दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा लोन वोन कुछ नहीं है, ये हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई, और इस पे लगेगा भैया फ्लैट 30% का डीडीटी। कंपनी को देना पड़ेगा फ्लैट 30% का डीडीटी, पक्का? तो अब सुनो, अब गवर्नमेंट ने ना एक रास्ता बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा
कंपनी शेयर होल्डर को लोन एडवांस नहीं दे सकती, उस शेयर होल्डर को जो 10% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा होल्ड करता हो। तो कंपनी ने कहा अब क्या करें। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब पता है क्या, ये जो शेयर होल्डर था ना, ये एक फर्म में पार्टनर भी है। ये शेयर होल्डर एक कंसर्न में पार्टनर है, और पता है इस कंसर्न में ना, इस फर्म में उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। उसका इस फर्म में क्या है बेटा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। याद होगा आपको, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है मोर देन इक्वल टू 20% शेयर इन प्रॉफिट्स। तो एक बार बताओ, फर्म में कितने परसेंट प्रॉफिट शेयर करता है वो, 20% या उससे ज्यादा। अब कंपनी को पता है अगर शेयर होल्डर को डायरेक्टली लोन दिया तो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा 222E में। तो कंपनी ने क्या करा, शेयर होल्डर को देने के बजाय उस कंसर्न को लोन दे दिया जिस कंसर्न में उसका क्या था, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो लोन एडवांस शेयर होल्डर को देने के बजाय उस कंसर्न को दे दिया जिस कंसर्न में उसका क्या था बताओ, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने कहा बचने वाले नहीं हो तुम। अगर कंपनी ने लोन एडवांस उस कंसर्न को दिया ना जिस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो हम इस लोन और एडवांस को भी क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई। और इस पे कंपनी को फिर से 30% का डीडीटी देना पड़ जाएगा। पक्का बताओ, बात समझ आ रही है सबको? आ जाओ एक रीडिंग मारते हैं, कॉपी कर लो पहले, फिर एक रीडिंग मारते हैं। एक पॉइंट इसमें और है छोटा सा, कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, तो क्या कहता है 222E, अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने ऐसे शेयर होल्डर को कोई लोन एडवांस दिया जो कंपनी के होल्ड करता है 10% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा, तो उसे डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा क्लॉज ई में। अगर शेयर होल्डर को ना देके बल्कि ऐसी कंसर्न को लोन एडवांस दिया जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भी उसे डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा 222 क्लॉज ई में। ठीक है, आओ बेटा एक रीडिंग मारते हैं। देखो, एनी सम एडवांस्ड बाय अ कंपनी एज अ लोन और एडवांस to a shareholder holding not less than 10% voting power and having beneficial ownership, or to any concern। अब वो concern फर्म भी हो सकती है, एओपी, बीओआई कुछ भी हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और अ पार्टनर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मतलब मोर देन इक्वल टू 20% शेयर इन प्रॉफिट्स। वो एक दूसरी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर एक और है, या फिर आपने ऐसे पर्सन को लोन दिया है ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को लोन ना देके किसी और पर्सन को लोन दे दिया शेयर होल्डर के बिहाफ पे, तो उसे भी डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 क्लॉज ई में, बट टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits of the company। very 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 important। बच्चे कुछ डिफरेंस नोटिस करा, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा है। इसका मतलब यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ नॉट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स की। हर सेक्शन में लिखा हुआ था वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यहां पर सिर्फ वर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यूज किया है, तो सिर्फ वही प्रॉफिट्स लेना जो कैपिटलाइज्ड नहीं है,
मतलब नॉट कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज प्रॉफिट्स यानी बोनस को कंसिडर नहीं करना है बेटा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। समझ आया? अच्छा, एक बात मैं आपसे छोटी सी करूं, लास्ट बात। एक कंपनी है जिसका बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब उसका काम ही है लोन एडवांसेस देने का। जैसे निधि कंपनी, वो क्या करती है? मेंबर्स को लोन्स एडवांसेस देती है। तो मुझे एक बात का वैसे एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ एक निधि कंपनी का। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही फाइनेंशियल नेचर का है, लोन एडवांसेस देने का है, तो ये सेक्शन उस पे अप्लाई नहीं करता है। मतलब इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन क्या है? कंपनी हुज बिजनेस इज फाइनेंशियल इन नेचर। वो कंपनी जिसका बिजनेस फाइनेंशियल इन नेचर है, उस पे ये रूल अप्लाई नहीं करता। मतलब ऐसी कंपनी अगर अपने किसी शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है तो उसे डीम डिविडेंड माना नहीं जाएगा, क्योंकि लोन एडवांस देना उसका बिजनेस है। बात बताओ, समझ आई? ये आपका ना पूरा डीम डिविडेंड वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। कॉपी कर लो इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, चलो, आपके पांचों क्लॉजेस कवर हो गए, डिविडेंड का पूरा केस हमारा डिस्कस हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।